आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पास पेपर्स में हमारे पास इन टॉपिक से रिलेटेड आए हुए हैं और फिर हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे अपने आज के टॉपिक्स। एक पास पेपर में क्वेश्चन था, अब फार्मूला आपको मैंने कल बताया हुए हैं, आपको खुद पता होना चाहिए कि कौन सा यूज़ करना है। अ वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम at 0 degree Celsius and 200 ohm at 100 degree Celsius। क्या चीज़ फाइंड करनी है? फाइंड करना है व्हाट इज इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपने उस मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, अल्फा को। अब फार्मूला ही मेन है जो आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। ये फार्मूला है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। अब आर टी की वैल्यू हमारे पास है 200, आर वन की वैल्यू क्या है हमारे पास 100, आर नॉट वो आर वन ही है 100, और टेम्परेचर का चेंज 100 और 0 इन दोनों का डिफरेंस ये क्या होएगा 100। तो 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/100 0.01 और यूनिट क्या होगा पर केल्विन। तो सिंपल क्वेश्चन इनसे रिलेटेड होते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। तो इसमें आप लोगों को अगर आइडिया है कि फार्मूलाज कौन कौन से हैं, आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। 12 वोल्ट बैटरी is applied across 6 ohm resistance to have a steady flow of electric current। क्या चीज फाइंड करनी है? फाइंड करना है कि व्हाट मस्ट बी द रिक्वायर्ड electric potential difference across the same resistance to have a current of 1 ampere। ये ओहम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आपके सामने, डेटा सिंपल है, सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या आएगा। क्या चीज हमें गिवन है? पहले पोटेंशियल गिवन है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 6 ओम। यहां से आप फाइंड कर लें करंट की वैल्यू को। करंट होगा वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है हमारे पास 12, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है 6। इससे हमें करंट पता चल गया कि करंट कितना है 2 एम्पेयर। अब कहता है कि करंट जो है वो 1 एम्पेयर है, तो अब आपको वोल्टेज कितना रिक्वायर्ड होगा और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या है सेम। तो सिंपल अगर देखें रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो करंट का वोल्टेज से रिलेशन क्या है डायरेक्ट। तो अगर आपके पास करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर से 1 एम्पेयर हो रही है मींस हाफ, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा पहले से हाफ हो जाएगा। तो पहले अगर 12 था तो 12 डिवाइड बाय 2 आंसर क्या होगा 6 वोल्ट। तो सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता है। एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग करंट वोल्टेज ग्राफ इज फॉर जंक्शन डायोड। करंट वोल्टेज का ग्राफ आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है किसके लिए? फॉर जंक्शन डायोड या सिंपल डायोड मैं कह देता हूं। मैं 4 ग्राफ यहां पर ड्रॉ करता हूं, आप इसको आइडेंटिफाई कीजिएगा कि कौन सा ग्राफ हमारे पास करंट और वोल्टेज का करेक्ट होगा फॉर डायोड। ये अल्फा ऑप्शन, कौन सा ग्राफ डायोड के लिए करेक्ट होगा या सेमीकंडक्टर डायोड के लिए करेक्ट होगा? बिल्कुल चार्ली जो ग्राफ होगा वो करेक्ट होगा फॉर करंट एंड वोल्टेज, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डायोड जब फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है तो ग्राफ स्टार्ट होता है पोटेंशियल बैरियर से, और इससे पहले पहले करंट की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये ख्याल रखना है कि ग्राफ वो करेक्ट होगा जो पोटेंशियल बैरियर से स्टार्ट होगा। अगर मैं 2 ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, एक ग्राफ ये ड्रॉ करता हूँ और दूसरा ग्राफ मैं इसी तरह का कर्व लेकिन 0 से ड्रॉ करता हूँ,
तो इनमें से हमारे पास ये वाला ग्राफ करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा। तो डायोड में फॉरवर्ड बाइसिंग में ग्राफ कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि पोटेंशियल बैरियर से स्टार्ट होता है, उससे पहले करंट जीरो होता है। लेकिन रिवर्स बाइसिंग में याद रखिएगा करंट जीरो से स्टार्ट होगा, और शुरू में जो ये करंट प्रोड्यूस होगा इस करंट को क्या बोलते हैं? लीकेज करंट। ये बात हम करेंगे भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। जो शुरू में करंट प्रोड्यूस होता है लीकेज करंट होता है, उसके बाद फर्दर करंट प्रोड्यूस नहीं होता, और ये ग्राफ यूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। तो ग्राफ वो करेक्ट होगा जो फॉरवर्ड बाइसिंग में स्टार्ट होगा पोटेंशियल बैरियर से, और रिवर्स बाइसिंग में स्टार्ट कहां से होगा? जीरो से। इस वजह से ग्राफ कौन सा करेक्ट है? वो चार्ली करेक्ट है। फर्दर हम क्वेश्चंस देखेंगे आज। जब कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे तो मैं पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं कॉम्बिनेशन से रिलेटेड उनको यहाँ मेंशन करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने किस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बहुत ज़्यादा मुश्किल जो आपके लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं उनको कॉम्बिनेशन में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है, किस लेवल के पूछता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को रखना पड़ता है बेस्ट। थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं जो आप उससे ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल के कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने डिफिकल्टी लेवल को हाई ना बनाएं। कई बच्चे ए लेवल्स की बुक्स या ऐसी बुक्स जो उनके कोर्स से डायरेक्टली लिंक नहीं होती उनको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, और रिजल्ट क्या होता है? कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है वो शैटर करता है। कि जब आप तैयारी करने के बाद एफएससी लेवल की तैयारी करते हैं और ए लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की ट्राई करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं होते जिससे आपको लगता है आपकी तैयारी नहीं है। लेकिन ये अप्रोच गलत है कि आप लोग तैयारी करते हैं एफएससी लेवल की और जाके अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं ए लेवल्स को। तो जब भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होती है तो अपने लेवल को देख के किया करें, या ये देख लिया करें कि पास पेपर्स में एग्जामिनर की अप्रोच क्या है, उसके मुताबिक तैयारी करें, ताकि इस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज ना हो। अगर कॉन्फिडेंस लेवल इस टाइम पे लूज हो गया तो वो काफ़ी आप लोगों के लिए मसला होगा एग्जाम के अंदर। मैं स्टार्ट करता हूँ आज के टॉपिक को, और पहला टॉपिक हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन और इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन एक जैसा होता है। चाहे हमारे पास रेजिस्टर दो सीरीज में लगे हों, चाहे दो इंडक्टर सीरीज में लगे हों, दोनों हमारे पास सेम रिजल्ट देते हैं। अब रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन की बात करें तो फिर मैं वही कहूँगा कि एक कॉम्बिनेशन हमारे पास है सीरीज और एक कॉम्बिनेशन है पैरेलल। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ सीरीज के होते हैं या पैरेलल के होते हैं, और ऐसे भी आते हैं जो कंबाइन होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन को हम जानते हैं कि हम क्या बोलते हैं? एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन का, या इसके अलावा हम इसको कहते हैं फेस बाय फेस कॉम्बिनेशन का। अब टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं, R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस के। R1, R2 और R3। अगर आप इन तीनों रेजिस्टेंस को देखें तो हमारे पास ये तीनों रेजिस्टेंस एक लाइन में अटैच हैं, एंड टू एंड अटैच हैं। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है? सीरीज। और हम इसको अटैच कर देते हैं एक बैटरी के साथ, एक पोटेंशियल सोर्स के साथ, जिसको मैं नाम दे देता हूँ V का। सेम इन तीन रेजिस्टर्स को मैं अटैच कर देता हूँ पैरेलल में। ये रेजिस्टर R1, ये रेजिस्टर R2 और ये रेजिस्टर R3, और उनके साथ अटैच है बैटरी जिसका पोटेंशियल हमारे पास क्या है? V है। अब रिजल्ट्स क्या हैं? रिवाइज करूंगा। आप लोगों को पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू सेम होती है। मींस अगर मैं कहता हूं कि टोटल करंट सर्किट का I होगा, तो R1, R2 और R3 तीनों में पास होने वाले करंट की वैल्यू की मैग्नीट्यूड भी I के इक्वल होगी। R1 का करंट अगर I1 है, R2 का करंट I2 है, R3 का करंट I3 है, तो ये करंट किसके इक्वल आएगा? ये I के इक्वल आएगा। तो सीरीज में करंट सेम है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये करंट कौन सा होता है? ये टोटल करंट होता है सर्किट का, और इसे कैलकुलेट करने के लिए टोटल वोल्टेज को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ता है। क्लियर है? पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोग देख रहे हैं कि आपके पास जो करंट फ्लो करेगा उसके आगे एक जंक्शन आ गया। अब जंक्शन के बाद करंट ने तीन पार्ट्स में डिवाइड होना है, और फिर जाके दोबारा उस करंट ने क्या होना है? कंबाइन होना है, और फिर फ्लो करना है फर्दर आगे।
तो हमें नजर आ रहा है कि पैरेलल के अंदर जो करंट होगा वो तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस डिवाइड हो जाएगा और उन तीनों करंट्स का जब सम लेंगे तो तब वो टोटल करंट के इक्वल आएगा। अब किस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट ज्यादा है, किसके क्रॉस कम। कई दफा एग्जामिनर आपको यहाँ पर एम मीटर अटैच कर देगा और ये पूछेगा किस एम मीटर की डिफ्लेक्शन ज्यादा है और किसकी कम है, तो ओहम्स लॉ यूज करें। करंट का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन क्या होगा, इनवर्स, यानी जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम होगी उसके अक्रॉस करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर तीनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा तीन पार्ट्स में। नेक्स्ट वोल्टेज की बात करते हैं। सीरीज के अंदर जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड हो जाता है। अगर मैं इन तीनों के क्रॉस यहां पर वोल्ट मीटर अटैच कर देता हूं, यहां भी वोल्ट मीटर अटैच है, यहां भी वोल्ट मीटर है, यहां भी वोल्ट मीटर अटैच है, तो जो वोल्ट मीटर होगा वो आपको जो वैल्यू देगा, अगर उन तीनों वैल्यूज का सम लेंगे तो तब आपके पास वो टोटल वोल्टेज V के इक्वल आ रहा होगा। अब यहां पर वोल्टेज किस बेस पे डिवाइड होगा, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर वो रेजिस्टेंस की बेस पे डिवाइड होगा। जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास डिवीजन किस बेस पर है, ताकि ऐसे एमसीक्यूज जहां पर वोल्ट मीटर या एम मीटर अटैच हो आप बता सकें किसके अक्रॉस रीडिंग ज्यादा है और किसके अक्रॉस रीडिंग कम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस इक्वल होता है और वो टोटल वोल्टेज जो V होगा उसके इक्वल आएगा। तो ये चीज़ हमारे पास रिजल्ट्स में आ गई। इन्हीं रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तमाम रेजिस्टर की रेजिस्टेंस का सम के इक्वल आएगी। और जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है उसको फाइंड करने के लिए तमाम रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं। और ये ख्याल रखें कि जो आंसर आएगा वो भी रेसिप्रोकल में आएगा, उसको रिवर्स करेंगे तब हमारा आंसर आ रहा होगा। अब ये रिजल्ट हमें क्या बताता है, ये रिजल्ट हमें ये बताता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो सर्किट में अटैच लार्जेस्ट रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होगी। और जब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो आपके पास स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू से क्या होती है, वो कम होती है। जो रिजल्ट्स आपने कैपेसिटर के पढ़े थे आप उनको क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो आपके ये रिजल्ट्स आ जाते हैं। फर्दर हम बात यहां पर करते हैं पावर की। कई दफा आपके क्वेश्चंस पावर से रिलेटेड होते हैं कि अगर आपके पास सीरीज में तीन बल्ब अटैच हैं, तीनों की पावर गिवन है P1 P2 P3, आपसे पूछा जाता है टोटल पावर क्या है। तो याद रखिएगा सीरीज के अंदर टोटल पावर फाइंड करने के लिए आप उनके रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आप टोटल पावर कैलकुलेट करने के लिए सिंपली उनका सम करते हैं। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल आपके घरों के कनेक्शंस हैं। हमारे घरों के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो तमाम पैरेलल में अटैच होती हैं और हम जानते हैं कि हर एक को करंट डिफरेंट मिलता है लेकिन हर एक का पोटेंशियल सेम है। एसी को भी अगर 240 वोल्ट मिल रहा है तो फैन को भी 240 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन करंट डिफरेंट है। फैन को करंट कम मिलेगा और लेकिन एसी को करंट ज़्यादा मिलेगा। अब मैं अगर कहता हूं कि एक रूम की टोटल पावर कैलकुलेट करनी है ताकि मैं जिस रूम के अंदर हूं मैं उसका सेपरेट एक यूपीएस इंस्टॉल कर सकूं, तो मैं क्या करूंगा, इस रूम के अंदर जो फैन है, जो लाइट बल्ब्स हैं, जिस पे मेरा कंप्यूटर अटैच है और जो एसी है, मैं तमाम की पावर को ऐड करूंगा। तो ये जो फार्मूला मैंने लिखा कि पैरेलल के अंदर टोटल पावर फाइंड करने के लिए सबको ऐड करते हैं, ये प्रैक्टिकल हम यूज करते हैं टोटल पावर को कैलकुलेट करने के लिए। और अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि वो चीज़ें जो आप लोग पैरेलल में यूज़ करते हैं उसको आप गलती से सीरीज में अटैच कर देंगे, तब पावर आप रेसिप्रोकल लेके ऐड करेंगे तब फाइंड हो रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट, एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स की अगर बात मैं करता हूं, एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स का रिजल्ट मैंने वहां भी बात किया था जब हमने कैपेसिटर की बात की थी, यहां भी डिस्कस करूंगा कि अगर मेरे पास एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं और तमाम जो रेजिस्टर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस सेम है, n number of resistors, each of resistance r, n number of resistors हमारे पास हों each of resistance r,
तो अगर आपसे यहां पर पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, तो सीरीज के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी उसको मैक्सिमम रेजिस्टेंस का नाम देंगे और ये इक्वल आएगी एन आर के। जबकि अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम चीज की कि अगर एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं और वो एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हर एक की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आर है, तो अब आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो मिनिमम रेजिस्टेंस होगी और वो किसके इक्वल आएगी, वो आर ओवर एन के इक्वल आएगी। अब इससे रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक तो ये जो मैंने डायरेक्ट लिखा ये पूछेगा, या फिर आपको वो कहेगा कि एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, उनको आप सीरीज में अटैच करते हो, पैरेलल में अटैच करते हो, तो ये बताओ कि मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस की जो रेशो आएगी वो किसके इक्वल आएगी। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस एन आर जो सीरीज में आएगा, मिनिमम रेजिस्टेंस पैरेलल में वो आर ओवर एन आएगा। जब मैं यहां पर डिवाइड करूंगा मेरा आंसर आएगा सेम कैपेसिटर वाला एन स्क्वायर। तो ये वही रिजल्ट है। अब क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन यूं पूछता है एग्जामिनर कि एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट के पास टोटल 5 रेजिस्टर्स हैं और हर एक रेजिस्टर जो है वो 10 ओम का है। वो किस तरह से उन रेजिस्टर्स को कंबाइन करेगा कि उनकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस आए और कितनी आए, और वो किस तरह से उनको अटैच करेगा कि उनकी रेजिस्टेंस मिनिमम आए और वो कितनी आए। अब दोनों चीजें जो हैं कि मैंने कहा कि किस तरह से अटैच करे कि मैक्सिमम आए। जब पैरेलल में अटैच वो करेगा तो रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी मिनिमम आर ओवर एन और वो 2 ओम आएगी, और जब वो सीरीज में अटैच करेगा तो रेजिस्टेंस क्या आएगी, मैक्सिमम, और वो आएगी एन आर। तो ये आएगा 5 टाइम्स 10, आंसर क्या आएगा 50 ओम। तो ये वो चीज जो मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास रिजल्ट जो है एग्जामिनर पूछता है। अब अगर मैं यहां पर आपको कहूं कि मैक्सिमम और मिनिमम की रेशो फाइंड करें, अब दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो ये कि आपने मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर ली, उसको डिवाइड कर दें, तो 50 डिवाइड बाय 2 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 25। और दूसरा तरीका क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम की रेशो क्या होती है एन स्क्वायर, तो एन कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। तो चाहे आप वैल्यूज को डिवाइड करके कर लो चाहे डायरेक्ट कर लो, दोनों से जो रिजल्ट होगा वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना आप लोगों ने कि मैक्सिमम और मिनिमम का शॉर्टकट आप लोगों का बहुत ज्यादा यूज होता है कई क्वेश्चंस में, तो आप उसको किस तरह से यूज करेंगे इसका ख्याल रखें ताकि गलती ना हो। अब सर्किट बेस्ड क्वेश्चन से पहले कुछ एक दो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं सर्किट की तरफ जाऊंगा, तो थोड़ा मैं टाइम भी लगाऊंगा कॉम्बिनेशन के ऊपर। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है कैपिटल आर, वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर। उसको क्या किया, उसको मैंने कट किया 4 इक्वल पार्ट्स में, और फिर क्या किया, उनको ज्वाइन कर दिया फेस बाय फेस, साइड बाय साइड, पैरेलल, कोई भी वर्ड यूज कर सकता हूं। फाइंड करें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये सॉल्व करेंगे कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आर, उसको कट किया 3 इक्वल पार्ट्स में, और फिर क्या किया, उनको ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना लिया। फाइंड करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एडजेसेंट कॉर्नर्स, उसके कोई भी एडजेसेंट कॉर्नर्स लें और उस कॉर्नर के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करें। जल्दी नहीं करनी आंसर देने में, आप लोगों ने प्रॉपर सोच के आंसर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक वायर है और वायर की रेजिस्टेंस है आर,
आपने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1, 2, 3 एंड 4। रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ रिलेशन डायरेक्ट होता है। इसका 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड किया तो हर एक पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R/4, 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 R/4। इन चारों पार्ट्स को आपने बंडल किया, ये भी वर्ड यूज कर सकता है, और ज्वाइन कर दिया पैरेलल में। ये आपका नया सर्किट बन गया। अब ये चारों रेजिस्टेंस आपके पास अटैच हैं पैरेलल में, R/4, 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 R/4। अप्लाई करें शॉर्टकट n नंबर ऑफ रेजिस्टर वाला। यहाँ कितने रेजिस्टर हैं, 4, n की वैल्यू है 4। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, उसको मैं अब R डैश बोल देता हूँ, हर एक की वैल्यू है R/4। तो शॉर्टकट अप्लाई करें, अभी शॉर्टकट बताया था, R डैश ओवर n, R/4 डिवाइड बाय 4, आंसर आएगा R/16। तो शॉर्टकट बताने का मकसद है उसको अप्लाई भी सही करना है। अब ऊपर आप आंसर देखें, R/16 आंसर भी दिया आप लोगों ने, R/16 के अलावा R/4 आंसर भी दिया। तो जिन्होंने R/4 दिया इसका मतलब उनको शॉर्टकट अप्लाई करना भी नहीं आया। ये यूज है n नंबर ऑफ रजिस्टर वाले क्वेश्चन का। अगर मैं कहता कि 8 पार्ट्स में डिवाइड करता, फिर आपके पास आता R/8 डिवाइड बाय 8, R/64 आंसर आ रहा होता। दूसरे केस में जब आपने एक वायर को लिया जिसकी रेजिस्टेंस R है, अब उसको कट किया 3 इक्वल पार्ट्स में। अब हर पार्ट की जो रेजिस्टेंस हमारे पास है वो कितनी होगी, R/3, R/3, R/3। अब मैंने कहा इनको ज्वाइन करके आपने क्या बना ली, आप लोगों ने एक ट्राइंगल बना ली। अब वो जो 3 पार्ट थे उनको मैंने ज्वाइन किया, और ऑब्वियसली तीनों पार्ट इक्वल लेंथ के हैं, तो जो ट्राइंगल बनेगी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी, R/3, R/3, R/3। अब मुझे कहा गया कि जो दो एडजेसेंट कॉर्नर्स हैं, एडजेसेंट जो साथ साथ हैं, ये इसके एडजेसेंट है, इन दो एडजेसेंट कॉर्नर के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। यहां मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। शॉर्टकट में बाद में बताता हूं, पहले मेथड देखें। अब R/3 और R/3 ये दोनों क्या हैं, ये पैरेलल, ये सीरीज के अंदर है। अब ये दोनों R/3 सीरीज में कैसे पता चला, क्योंकि इनके दरमियान कोई भी जंक्शन नहीं है जहां करंट डिवाइड होगा। ये निशानी है कि सीरीज में है या पैरेलल में। इन दोनों के दरमियान ये जंक्शन है जहां करंट डिवाइड होगा, तो ये आपस में क्या है, ये पैरेलल में है। तो पहले ये दो जो सीरीज में हैं उनको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो उनका आंसर आएगा 2R/3, इन दोनों का आंसर प्लस हुए। और ये जो 2R/3 है ये इस R/3 के साथ क्या है, पैरेलल में। तो सॉल्व करें, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/2R/3 प्लस 1/R/3। ये मेरे पास आएगा 3/2R प्लस 3/R। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2R, यह आएगा 3 और यह आएगा 6, यह आएगा 9/2R। इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2R/9। ये इसका आंसर है। जहां करंट डिवाइड हो जाए वहां जंक्शन होता है, जहां करंट डिवाइड नहीं होता वो सीरीज होता है। जंक्शन बन जाएगा जहां पर एक से ज्यादा ब्रांचेस में करंट डिवाइड होगा। अब ये मेथड है जिस तरह से आपने उसको सॉल्व करना है। अब इसके शॉर्टकट की बारी है। अब शॉर्टकट भी सुने ध्यान से, हर जगह ये शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर देना आप लोगों ने। ये जो शॉर्टकट है ये ट्राइंगल के केस में अप्लाई तब होता है जब ट्राइंगल के तीनों साइड की जो रेजिस्टेंस होगी वो सेम होगी। अगर ये रेजिस्टेंस भी आर, ये रेजिस्टेंस भी आर, ये रेजिस्टेंस भी आर, और अगर आपको एग्जामिनर कहे कि कोई भी दो एडजेसेंट कॉर्नर्स के क्रॉस या वर्टिसेस के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करें, तो शॉर्टकट क्या है, 2/3 और जो एक साइड की रेजिस्टेंस है उसे मल्टीप्लाई करता है। और ये शॉर्टकट अप्लाई कब होगा, जब आपके पास ट्राइंगल के तीनों साइड की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। और यहां इस शॉर्टकट में ये जो रेजिस्टेंस आ रही है ये रेजिस्टेंस कौन सी है, जो ट्राइंगल की किसी भी एक साइड की रेजिस्टेंस है, क्योंकि बाकी भी वही है। अब मैं अपने क्वेश्चन पे अगर शॉर्टकट अप्लाई करता हूं, इस क्वेश्चन पे मैं अगर शॉर्टकट अप्लाई करूंगा तो R इक्वलेंट 2/3 R के इक्वल है। यहां R क्या है, जो एक साइड की रेजिस्टेंस है, और वो कितनी है, R/3। तो यहां पर R/3 आएगा। तो आंसर क्या आएगा,
2/9r। तो ये मैंने जो सॉल्व किया, ये मैंने शॉर्टकट से सॉल्व किया। अब कंफ्यूजन यहां पर क्या क्या चीज आप लोग करते हो, आप लोग सोचते हो कि शायद ये जो फार्मूला में आर है ये उस वायर की रेजिस्टेंस है जिसको बेंड करके ट्राइंगल बनाई। नो, ये आर हमारे पास रेजिस्टेंस है कौन सी, अक्रॉस एनी साइड ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल की किसी भी एक साइड की ये रेजिस्टेंस है। और अगर ट्राइंगल की तीनों साइड की रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होगी ना तो फिर ये शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा। फिर क्या करेंगे अगर रेजिस्टेंस हमारे पास इक्वल ना हो, तब जो मैंने ऊपर मेथड आपको बताया कि अगर ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये इक्वल नहीं है। अब आपको वो कहता है कि किसी दो वर्टिसेस के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करें, तो क्या करेंगे, आप पहले ये देखेंगे कौन सी दो सीरीज में है, ये दो सीरीज में है, क्योंकि अगर मैं इस ब्रांच को सीधा कर दूंगा एक लाइन में आ जाएंगी। तो पहले इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करेंगे, ये R डैश बोल देता हूं, ये आएगा R1 प्लस R2, और फिर जो आंसर आएगा इन दोनों का R डैश वो इसके साथ क्या है, पैरेलल में। तो फिर लास्ट मेरा स्टेप होगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो शॉर्टकट सिर्फ तब अप्लाई करना है जब रेजिस्टेंस तीनों साइड की सेम होगी। ये सेम क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा, ये एग्जामिनर यूं भी पूछता है कि आपके पास एक वायर है, उस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो R है, उसकी लेंथ L है। वायर की रेजिस्टेंस R, उस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, L है। क्या करो, उस वायर को बेंड करो और बेंड करके क्या बना लो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो। अब बताओ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स एडजेसेंट एंड्स कितनी होगी। एक वायर उसको बेंड किया और बेंड करके आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ली। अब बताएं कि उसके एडजेसेंट एंड के क्रॉस रेजिस्टेंस कितनी होगी, क्या आंसर देंगे। ये आंसर होगा 2R/9। बिल्कुल सेम आंसर होगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं है। पहले मैंने ये किया कि मैंने वायर को बेंड करके ट्रायंगल बनाया, सॉरी वायर को काट के ट्रायंगल बनाया। अब मैंने वायर को बेंड करके ट्रायंगल बनाया। अब अगर मैंने वायर को बेंड करके ट्रायंगल बनाया तब भी तो वायर तीन पार्ट्स में डिवाइड हुई है। जो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास R थी, अब भी उसकी एक साइड की रेजिस्टेंस R/3 और R/3 ही होगी। और अब भी अगर मैं उसके दो एडजेसेंट कॉर्नर के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करूंगा तो सेम आंसर आएगा जो पहले आया था। मींस अब भी मेरा जो आंसर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो क्या होएगा, वो 2/9R ही होगा। ये इसका आंसर है हमारे पास। अब कई बच्चे कहते हैं कि बेंड करने से तो रेजिस्टेंस ही चेंज नहीं होती। वो बेंड करना यूं नहीं है कि कोई नई शेप बन जाए। वो बेंड करना सिंपल ये है कि मैं अगर एक वायर लेता हूं, उस वायर की जो लेंथ है वो L है और उस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो R है, और उस वायर को मैं बेंड करके लूप दे देता हूं, एक कॉइल बना देता हूं, चाहे उसकी नंबर ऑफ टर्न्स 5 है 10 है जो भी है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अब उसकी रेजिस्टेंस क्या है, तो अब होगी सेम कि पहले भी उसकी रेजिस्टेंस R थी, अब भी रेजिस्टेंस कितनी है, उसकी R ही है। ये बेंड करने का मतलब है जो बुक में आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ट्राइंगल में जब बेंड करके बना देंगे या सर्कल बना देंगे या स्क्वायर बना देंगे तो ऑटोमेटिकली जंक्शंस इन्वॉल्व हो जाएंगे, और जब जंक्शंस इन्वॉल्व हो जाएंगे तो करंट ने डिवाइड होना है, फिर सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, फिर आंसर चेंज होना शुरू हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करें प्रैक्टिस के लिए। एक वायर है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो R है। आपने क्या किया, उसके 4 इक्वल पार्ट्स किए, और 4 इक्वल पार्ट्स करने के बाद उनको ज्वाइन किया टू फॉर्म
अ क्लोज लूप। अब समझ जाएं कि चारों को मिला के क्लोज लूप बना तो कौन सी शेप बनी। ठीक है, अब करना क्या है, दो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। एक आपने करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द लूप, और दूसरा आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है अक्रॉस एडजेसेंट कॉर्नर्स या एंड्स ऑफ द लूप। तो पहले ये बताएं कि ये चार जब पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, तो चार पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो क्लोज लूप बना है वो क्या है, वो शेप क्या है, स्क्वायर, बिल्कुल। ये बेसिकली वो बन गया क्लोज लूप। चार पार्ट्स में अगर डिवाइड किया तो हर एक पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी होगी, R/4, 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 R/4। पहले क्वेश्चन में मैंने आपसे ये कहा कि अक्रॉस ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द लूप। अब ऑपोजिट कॉर्नर यहां पर ये बनेंगे, ये दो या ये दो। इन ऑपोजिट कॉर्नर के क्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ये दोनों जो रेजिस्टर हैं क्या सीरीज में है या पैरेलल में है, और ये दोनों रेजिस्टर क्या सीरीज में है या पैरेलल में। इनके दरमियान किसी भी जगह पर करंट डिवाइड नहीं हो रहा, इनके दरमियान करंट किसी भी जगह डिवाइड नहीं हो रहा। तो ऊपर दो भी सीरीज में, नीचे दो भी सीरीज में। ऊपर वाले के इक्विवेलेंट को मैं बोल देता हूं R डैश, नीचे वाले को बोल देता हूं R डबल डैश। तो R डैश आएगा R/4 प्लस R/4, 2R/4, यह आएगा R/2। और नीचे भी जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा R/4 प्लस R/4, और वो आएगा R/2। अब ये दोनों आपस में क्या है, ये पैरेलल है। और कैसे पता चला पैरेलल में, क्योंकि जब करंट यहां से मूव करेगा तो करंट इन दोनों ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये पैरेलल में है, अब चाहे शॉर्टकट अप्लाई कर दें, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस एक जैसी हैं। शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना तो अप्लाई कर दें फार्मूला पैरेलल का, 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। वैल्यूज पुट कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। जो डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं क्या होगा, 1/R/2 प्लस 1/R/2, और ये आएगा 2/R/2। तो 2 इंटू 2 4, ये 4/R आ गया। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो आंसर क्या आएगा, R/4। जो आप शॉर्टकट से करते n नंबर ऑफ रजिस्टर वाले से, तब भी ये आता। लेकिन ये कब है, ये आंसर तब आया जब आपने ऑपोजिट कॉर्नर्स लिए, ये वाले। अब दूसरी बारी है एडजेसेंट कॉर्नर्स की, कि अगर मैं एडजेसेंट कॉर्नर्स लूं तब आंसर क्या आएगा। अब एडजेसेंट कॉर्नर्स ये दो हैं, ये दो हैं, ये दो हैं, मैं कोई भी दो ले सकता हूं। अब बाकी रेजिस्टेंस को देखें, R/4, 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 और ये भी R/4। अब ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में सीरीज में है। इन तीनों के इक्विवेलेंट को मैं बोल देता हूं R डैश, और R डैश आएगा 3R/4, और ये R डैश इस R/4 के साथ क्या है, पैरेलल में। तो सॉल्व करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R/4। वैल्यू पुट कर दें, R डैश है 3R/4 प्लस 1/R/4। ये 4 ऊपर चला गया, 4/3R प्लस 4/R। एलसीएम आएगा 3R, या के पास आ गया 4, और यह आएगा 12, 16/3R। कई बच्चे गलती करते हैं, समझते हैं यही आंसर है, लेकिन आप रेसिप्रोकल लेना है। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 3R/16। और ये आंसर कब आया, जब आपने उस क्लोज लूप के कौन से कॉर्नर लिए, एडजेसेंट, ये दो। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता अगर आप उसको तसल्ली से सॉल्व करें कि कहां पर क्या चीज आपने सॉल्व करनी है, कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर भी हमारे पास एक शॉर्टकट बनता है, लेकिन वो शॉर्टकट आपके पास अप्लाई कब होगा वो याद रखिएगा। अब वो शॉर्टकट स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप केस में, अगर चारों साइडों पे रेजिस्टेंस सेम हो,
आर 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 आर। और अगर आपको कहा जाए कि ऑपोजिट कॉर्नर्स लें और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो आपका आंसर होगा आर। और ये आप ऊपर चेक भी कर सकते हैं कि R/4 जब चारों थे तो आपका आंसर R/4 आया था। और ये शॉर्टकट अप्लाई कब होगा? जब हम कौन से कॉर्नर्स लेंगे? ऑपोजिट कॉर्नर्स। एडजेसेंट का ये शॉर्टकट नहीं है, ये ऑपोजिट कॉर्नर्स का शॉर्टकट है। और ये कैपेसिटर के केस में भी है। अगर ये 4 रेजिस्टर की जगह 4 कैपेसिटर होते, चारों की कैपेसिटेंस C होती, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C के इक्वल RE होती। चलें कुछ और क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए। वो जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन के, हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आए तो उनको किस तरह से सॉल्व करना है। अब देखने में शायद आपको ये लगे मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये सिर्फ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सॉल्व करने की हद तक लेंथी है। और ऐसे क्वेश्चन सब्र मांगते हैं कि आपने सब्र से उसको सॉल्व करना है। जी बिल्कुल अनीस गिल, सोच समझ के शॉर्टकट अप्लाई करना चाहिए। शॉर्टकट इसीलिए कहते हैं कि फ़ायदेमंद तो होते हैं लेकिन रिस्की भी होते हैं, लाइफ के अंदर भी और हमारी कैलकुलेशन के अंदर भी। ये एंड ए है और ये एंड बी है। आपने फाइंड करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने का टाइम और कुछ नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट वहां से करते हैं जो सबसे इजी पार्ट होता है, वो फिर उस सर्किट को सॉल्व करते जाते हैं। इस सर्किट का सबसे जो इजी पार्ट है वो ये है, ये तीनों सीरीज में है। ये तीनों अगर सीरीज में है तो इन तीनों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो 3R आएगा। और सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब आप सॉल्व करते जाएं तो आप नेक्स्ट सर्किट को ड्रॉ करते जाएं, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट आपने किन को सॉल्व करना है। तो मैंने अगर इन तीनों को सॉल्व किया तो इन तीनों को सॉल्व करने से जो एक रेजिस्टेंस आई मैंने उसको अलग से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और वो आ गया 3R। ये R, ये R, ये R और ये R। उसके बाद ये देखें कि अब नेक्स्ट कौन सा इजी सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट इजी सॉल्व करने के लिए ये दो हैं और ये दोनों आपस में क्या हैं? पैरेलल में। अब इन दोनों को सॉल्व करें पैरेलल में। जब इन दोनों को सॉल्व करूंगा पैरेलल में तो 1/r डैश बोल देता हूं, 1/r प्लस 1/3r। एलसीएम आएगा 3R, या आएगा 3 + 1 4/3r। और जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो यह आएगा 3/4r। अब आपको इन दोनों का रिजल्ट पता चल गया, दोबारा से सर्किट ड्रॉ कर लें। गलती से बचने का सबसे आसान तरीका यह है, कोई रेजिस्टेंस ताकि मिस ना हो। अब आपने उन दोनों को सॉल्व करने के जो रेजिस्टेंस को फाइंड की वो ये है, और वो कितनी है? 3/4r। और ये 3/4r अब इन दोनों के साथ क्या है? सीरीज में। अब मैं अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनकी फाइंड करता हूं, इसको R में डबल डैश कह देता हूं, तो यह आएगा R + R 2R प्लस 3/4r। और यहां पर आपका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 4, ये 1 है, यह आ जाएगा 8R प्लस 3R, यह आ गया 11/4r। और अब आपने जब इन तीनों को सॉल्व कर लिया, अब दो रजिस्टर सिर्फ रह गए। और वो दो रजिस्टर कौन कौन से हैं? एक ये R है और ये बाकी तीन को सॉल्व करके जो रजिस्टर आया, और वो कितना है? वो आपके पास 11/4r है। और ये दोनों नजर आ रहा है कि किस में है? पैरेलल में। तो अब मेरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड होगी फाइनल, और वो आएगी 1/r प्लस 1/11/4r। 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आएगा 1/r प्लस 4/11r। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर? 11r। और यह आएगा 11 + 4 15/11r। रेसिप्रोकल लें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 11/15 इंटू r। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता एज लॉन्ग एज आप उसको समझ जाएं कि उसको करना क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब एक जैसे सर्किट्स हैं, अगर आप सबको देखें, और अगर ये एक जैसे ना भी हों तो उसे भी फर्क नहीं पड़ता। आपको ये पता चल रहा है कि अगर पहला ये सर्किट है, ये वाला,
जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया, चाहे इनकी रेजिस्टेंस सेम है या नहीं है। ये दूसरा रेजिस्टेंस जिसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, उसके साथ एंड टू एंड अटैच है सीरीज में, और तीसरा जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये उसके साथ एंड टू एंड अटैच सीरीज में है। तो ये चार कलर के चार रेजिस्टर हैं, चाहे इन सब में रेजिस्टेंस एक जैसी हो ना हो, लेकिन ये आपस में क्या है, सीरीज में। इसका मतलब अगर इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं R1, इसकी R2, इसकी R3 और इसको R4 बोलता हूं, तो यहां पर जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होगी। और ज़्यादातर MCQs और इवन MD कैट लेवल के ऊपर बड़े आसान होते हैं। आप करोगे क्या, किसी एक को सॉल्व कर लोगे, और मैंने भी आपको शॉर्टकट बताया, ये स्क्वायर शेप ही तो है और हर साइड की रेजिस्टेंस क्या है, सेम, और ये ऑपोजिट एंड है, तो यहाँ स्क्वायर वाला शॉर्टकट अप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी ऑपोजिट एंड की वो कितनी आएगी, R। तो ये आपके पास आएगा R प्लस R प्लस R प्लस R इक्वल टू 4R। और अगर ये शॉर्टकट वाला क्वेश्चन ना भी होता, कि रेजिस्टेंस एक जैसी ना भी होती, तब भी आप इस मेथड से सॉल्व करके अपना डिजायर रिजल्ट फाइंड कर सकते थे। चलें एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में भी आ चुका है। अब सर्किट को देखना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सर्किट कौन सा सर्किट है। जी, सर्किट को देख के बताएंगे कौन सा सर्किट है। जी, ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की निशानी क्या है, अब वो आपको बता दूं पहले, फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको पता हो कि क्या वो सर्किट व्हीटस्टोन है भी या नहीं जिसको आप सॉल्व करने लगे हैं। जो व्हीटस्टोन ब्रिज था उसका काम था अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना, और उस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जब आप रेजिस्टेंस को अटैच करते थे तो उनका एक ऑर्डर होता है उनको अटैच करने का। अगर मैं रेजिस्टेंस को नाम देता हूं, इसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4, तो सबसे पहली चीज ये कि जो क्लोज आपका लूप बनेगा, क्लोज सर्किट बनेगा, उसके दो जो अपोजिट एंड होंगे वो अटैच होंगे बैटरी के साथ, जिसके अक्रॉस हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। और बाकी जो दूसरे एंड्स होंगे वो अटैच होंगे किससे, गैल्वेनोमीटर के साथ, और गैल्वेनोमीटर की भी अपनी रेजिस्टेंस होती है। तो पहला काम तो ये है कि सर्किट को देखकर आपने ये आइडेंटिफाई करना है क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। अब ये सर्किट जब होगा कि ऑपोजिट एंड बैटरी से और दूसरे ऑपोजिट एंड गैल्वेनोमीटर से, तो पता चल जाएगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगली कंडीशन क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कब करता है, जब वो बैलेंस होता है। अननोन रेजिस्टेंस को वो कैलकुलेट कब करेगा, जब वो बैलेंस होगा। और जो उसकी बैलेंसिंग कंडीशन है, यानी रेजिस्टेंस को अटैच करने की कंडीशन है, वो ये है कि गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट जीरो होगा। और गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट जीरो कब होगा, वो तब होगा जब इन जंक्शंस के अक्रॉस रेजिस्टेंस की रेशो इक्वल आएगी। तो जब भी आपने सर्किट देखना है कि क्या वो व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, तो आपने देखना है कि क्या रेजिस्टेंस की रेशो इक्वल है। अब ऊपर अगर मैं लेफ्ट टू राइट रेशो लेता हूं R1 ओवर R2, तो नीचे भी मैं लेफ्ट टू राइट लूंगा R3 ओवर R4। तो अगर ये रेजिस्टेंस की रेशो उन टर्मिनल्स के क्रॉस इक्वल है, तो तब गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट जीरो होगा। और ये लाजमी नहीं कि यही आपने टर्मिनल्स लेने हैं, आप इवन ये टर्मिनल्स भी ले सकते हो, और इसके अक्रॉस आप रेशो भी फाइंड कर सकते हो। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, R1 ओवर R3 इज इक्वल टू R2 ओवर R4। एक तरह से आप ये कह सकते हो, जो पहली इक्वेशन थी उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो दोनों का मतलब सेम है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने सबसे पहला काम ये चेक करना है, तो क्या ये चीज यहां अप्लाई हो रही है, क्या ये रेजिस्टेंस की रेशो हमारे पास इक्वल है। यस। ऊपर अगर आप रेशो लो तो ऊपर रेशो हमारे पास क्या है, 2:3। अगर आप नीचे रेशो लो 4:6, तो वो भी 2:3 है। तो अगर ऊपर और रेजिस्टेंस नीचे रेशो इक्वल है, इसका मतलब ये दरमियान वाले रेजिस्टेंस में से कोई करंट पास नहीं करेगा। तो करंट जब पास नहीं करेगा, आपको जो नया सर्किट मिलेगा वो इजी मिल जाएगा, और वो सर्किट बस इतना सा रह जाएगा। उसको आप रीड्रॉ करके देख लें कि दो रेजिस्टेंस ऊपर हैं
सीरीज में, दो रेजिस्टेंस नीचे हैं सीरीज में। जो ऊपर सीरीज में है उनको प्लस करें 5 ओम, जो नीचे दो सीरीज में उनको प्लस करें 10 ओम, और ये आपस में क्या है, पैरेलल। और ये आपस में अगर पैरेलल तो अब आप सॉल्व करेंगे 1/r इक्विवेलेंट 1/5 प्लस 1/10, नीचे आपके पास एलसीएम आ गया 10, 2 + 1 3/10, तो 10/3 आपका आंसर है, मींस 3.33 ओम। अब पास पेपर में जो क्वेश्चन था उसमें ये सारी रेजिस्टेंस 10 ओम थी, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, तो वो भी बैलेंस था। ऊपर 10/10 1, नीचे भी 10/10 1, तो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है, अप्लाई करें, आपका रिजल्ट फाइंड हो जाता है। अब फौरन माइंड में आता है अगर ये बैलेंस ना हो तो फिर एमसीक्यू नहीं होगा, वो न्यूमेरिकल होगा, उसको फिर आप किरचॉफ रूल से सॉल्व करेंगे। जब भी आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा तो बैलेंस होगा, और अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो फिर वो एमसीक्यू नहीं है, वो न्यूमेरिकल है, और उसको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम चाहिए, फिर आप किरचॉफ रूल यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब मैं डेटा वो लिख रहा हूं जो पास पेपर में था। अब बताएं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। जी, पहली गलती जो आप लोग, जो एक दो बच्चों ने बस की है, बाकियों ने नहीं की, कि आपने इसको भी व्हीटस्टोन ब्रिज समझा है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो सबसे पहला काम तो यही आपने देखना होता है कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। तो याद रखें ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कहा था कि ऑपोजिट एंड अटैच होने चाहिए। अब यहां पर जो एंड्स आपके अटैच हैं किसी पोटेंशियल सोर्स के साथ, वही दो एंड अटैच हैं आपकी बीच वाली रेजिस्टेंस के साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो ये नहीं समझना कि हर सर्किट जो इस जैसा होगा वो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये सिंपल सर्किट है। इसमें ये दो सीरीज में है, ये दो सीरीज में है, और ये तीनों ब्रांचेस आपस में पैरेलल में है। ऊपर दो सीरीज में 20 ओम, नीचे दो सीरीज में 20 ओम, और ये तीनों क्या है, पैरेलल में। तो 1/r इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/10। एलसीएम आपके पास आएगा 20, या आपके पास आएगा 1 प्लस 1 प्लस 2, 4/20, यह आएगा 1/5। तो अब आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 5 ओहम आएगा। क्लियर है ये बात? अब एक दो क्वेश्चन और जो पास पेपर में आपके पास आए, ताकि पास पेपर्स का आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन आपसे किस तरह का पूछा गया। कुछ क्वेश्चन तो पास पेपर के बहुत ही आसान होते हैं, मतलब उनको आप देख के साथ ही कर देते हैं, या सीरीज है या पैरेलल है, ये सॉल्व हो जाएंगे। कुछ हैं जिनमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ये तीन रेजिस्टेंस, इसको मैं नाम दे रहा हूं आर, आर और आर। अभी तक ये क्या है, सीरीज में। यहां भी मैंने रेजिस्टेंस आर अटैच कर दी, और यहां भी मैंने रेजिस्टेंस आर अटैच कर दी। अब ये एंड ए है और ये बी है। फाइंड करें ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। ये सर्किट है कौन सा, पहले तो ये देखें, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है? चलें, ये चीज सबसे पहली गलती है आपकी, कि हमेशा ये नहीं सोचना कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट की आप फिगर देखते हैं हमेशा उसी तरह से एक स्क्वायर शेप, एक डायमंड शेप बना होगा। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये सर्किट भी क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे? ये रेजिस्टेंस जो है, जिसको मैं यहां पर हाईलाइट करने लगा हूं येलो से, ये रेजिस्टेंस जिन टर्मिनल के साथ अटैच है, ये दो वो टर्मिनल्स हैं, इनके क्रॉस जो रेजिस्टेंस हैं आर और आर, ये दोनों, और आर ये वाली, ये रेजिस्टेंस, ये दोनों, क्या इनकी रेशो इक्वल नहीं है? क्या इस रेजिस्टेंस आर के क्रॉस जो ये दो रेजिस्टेंस हैं, दिस वन एंड दिस वन, इसकी रेशो R/R 1, और इसके पीछे जो दो रेजिस्टेंस हैं ये वाली, इनकी रेशो R/R ये 1 है,
इसका मतलब अगर ये रेजिस्टेंस की रेशो इक्वल है तो इस रेजिस्टेंस में से करंट पास नहीं करेगा, इस रेजिस्टेंस में से करंट पास नहीं करेगा, तो फिर आपका काम आसान हो गया। अब सर्किट में अगर बनाता हूं तो मेरा सर्किट अब ये बनेगा, अब ये सर्किट रह गया। अब ये जब सर्किट रह गया तो अब आप देखें कि ऊपर दो रेजिस्टेंस, नीचे दो रेजिस्टेंस सीरीज में, ऊपर भी 2R, नीचे भी 2R, और ये आपस में क्या है, पैरेलल में। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R, यह आएगा 2/2R, 2 कैंसल, तो आंसर क्या है, इसका आंसर है R। ये वही शॉर्टकट है, एक स्क्वायर के 4 साइड्स के ऊपर इक्वल रेजिस्टेंस, तो आंसर भी क्या आएगा, वो R आएगा। केपीके की सेकंड ईयर की बुक में ऐसा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया हुआ था, एक तो ये ब्रांच बीच में है और एक रेजिस्टेंस और लगाई हुई थी यहां पर ऊपर इस जगह पर, तो पहले नहीं पता चलता वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन जब आप इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करके पता चलता है कि इन जंक्शन के क्रॉस रेजिस्टेंस की जो रेशो है वो इक्वल है, तो इसका मतलब वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो अगर किसी के पास केपीके की बुक हो तो उस क्वेश्चन को देखे उसको आइडिया हो जाएगा कि मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो कई दफा क्वेश्चन डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज वाला होता है, कई दफा बनता है सॉल्व करने से। अब मैं आपको एक और तरह से समझाता हूं कि क्यों सेंटर वाले से करंट पास नहीं कर रहा, ताकि अगर किसी के माइंड में ये डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। अब समझिएगा इसको, ये जो ए और बी एंड है ये हमारे पास अटैच है बैटरी के साथ। ए से करंट एंटर हुआ आई, ये है जंक्शन। इस जंक्शन का मतलब मैं आपको आसान बताऊं, जहां पर दो रास्ते बन जाए और आपके करंट के पास अब चॉइसेस हैं, तो यहां से भी जाएगा यहां से भी जाएगा, तो वो पैरेलल सर्किट बन जाता है जहां दो चॉइसेस आ जाए। करंट आई डिवाइड होगा, करंट डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। इसके इस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है वो आर है और ऊपर वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस आर है। जब रेजिस्टेंस इक्वल हो तो करंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास इस आर में जो करंट होगा वो भी I/2 पास करेगा, कि अगर ये फर्ज करो कितना था 2 एम्पेयर, तो 1 एम्पेयर यहां पर, और ऊपर भी जो करंट पास करेगा वो हाफ पास करेगा। आगे चलते हैं, करंट पहुंच गया I/2 इस जंक्शन पे। अब इस जंक्शन के बाद इस करंट I/2 ने दोबारा डिवाइड होना है दो पार्ट्स में, आधा करंट चला जाएगा इस आर में, आधा करंट चला जाएगा नीचे वाले आर में। अब आप I/2 के दो पार्ट्स करो तो वो क्या पार्ट्स बनेंगे, एक बनेगा I/4 और एक बनेगा I/4। अब I/2 के पार्ट्स, जो ऊपर वाला करंट था जो यहां से आया जो इस जंक्शन के पास पहुंचा, उसने भी तो डिवाइड होना है दो पार्ट्स में। अब I/2 के दो पार्ट्स करोगे, ये करंट होगा I/2 का I/4, लेकिन दूसरा करंट जो होगा वो रेजिस्टर के क्रॉस इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और वो भी कितना होगा I/4। अब और से देखें, जिस रेजिस्टेंस का मैंने कहा था उसमें करंट पास नहीं करता, वो क्यों नहीं करता, क्योंकि दोनों जंक्शंस जो ये मैंने लिए उससे जो करंट पास कर रहा है I/4 कर रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। तो करंट अगर इक्वल हो और ऑपोजिट हो तो क्या वो करंट कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो जब ये करंट कैंसिल हो जाएगा तो इस रेजिस्टर में से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है। और जब ये बैलेंस हो जाएगा इसका मतलब होगा कि सिंपली अब जो सर्किट है वो बस ये सर्किट है कि ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, और ये सर्किट बन गया फाइनल सर्किट जो है। और यहां पर ये आर और ये आर ये दोनों आपस में सीरीज में है, और ये आर और ये आर ये दोनों सीरीज में है। वही जो मैंने पहले बताया था, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट जो मैंने बताया कि क्यों सेंटर वाले से करंट पास नहीं करता। चलें अब आपको एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं जो पास पेपर में था, ताकि आपको कंपैरिजन अब नजर आ जाए कि जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा व्हीटस्टोन ब्रिज और जो पास पेपर में आया उसमें डिफरेंस क्या है। उसमें जो रेजिस्टेंस गिवन थे पास पेपर में वो थे 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम, और यहां पर टर्मिनल्स अटैच थे।
और यहां पर टर्मिनल्स अटैच था। ये ए है और ये बी है। क्या फर्क है जो मैंने सर्किट बनाया पहले और अब, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक बात याद रखिएगा कि जब वायर में कोई रेजिस्टेंस अटैच ना हो, इसका मतलब होता है कि वायर जिस एंड्स पे अटैच होगी उनका पोटेंशियल सेम होगा। ऊपर वाले सर्किट में यहां पर रेजिस्टेंस अटैच है, तो अगर ये इन दो एंड से अटैच है तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है। ये ए है और वो ए डैश है, और ये दोनों डिफरेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी इस रेजिस्टेंस में करंट पास करेगा। लेकिन इस सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस ऊपर अटैच नहीं है। अगर कोई रेजिस्टेंस अटैच नहीं है, इसका मतलब क्या है? इन दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम है, यहां करंट पास नहीं करेगा। इसका मतलब अगर इस पॉइंट का अटैचमेंट ए के साथ है, यहां पोटेंशियल ए है, तो यहां भी पोटेंशियल हमारे पास क्या है? वो ए है। सिमिलरली ये जो दो टर्मिनल्स हैं, इनके दरमियान भी ये जो वायर है, यहां कोई रेजिस्टेंस अटैच नहीं है। इसका मतलब अगर ये एंड अटैच है बी के साथ, यहां पोटेंशियल बी, तो इस एंड पर पोटेंशियल भी क्या होगा? बी होगा। इसका मतलब अब इस 6 ओम में से करंट पास करेगा। क्यों? एक एंड अटैच है ए से और एक बी से, अब इनमें पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ऊपर वाले सर्किट के अंदर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो था, पोटेंशियल जो था वो सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। इसका मतलब है कि वहां पर करंट पास नहीं करेगा, लेकिन यहां पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अब ये पैरेलल कैसे है? अब ये सर्किट पैरेलल कैसे है? करंट ने फ्लो करना है फ्रॉम ए टू बी। अगर मैं इसको बैटरी से अटैच करता हूं तो करंट ने ए टू बी मूव करना है। जब हम पैरेलल सर्किट बनाते हैं ना, मैं आपको एक बात बताता हूं कि कभी आप अगर कंफ्यूज होते हैं कि सर्किट सीरीज है या पैरेलल है। अगर मैं ये तीन रेजिस्टेंस वही 6 ओम की शो कर देता हूं, ये 6, ये 6 और ये 6, ये ए और बी। रास्ता जैसे तलाश करते हैं ना, वैसे देखें कि आपने ए से बी जाना है तो कितने रास्ते हैं? 3। एक इस 6 ओम के क्रॉस, एक इस 6 ओम के क्रॉस, एक 6 ओम के क्रॉस। इस पॉइंट का पोटेंशियल तीनों का ए है, इस पॉइंट का पोटेंशियल तीनों का बी है, और ए से बी तक जाने के 3 रास्ते हैं, 3 रजिस्टर के थ्रू। इसका मतलब अगर ए से बी तक जाने के 3 रास्ते हैं, तो रास्ते जब एक से ज्यादा हो जाए तो वो पैरेलल होता है, और रास्ता अगर एक ही रहे तो वो क्या होता है? सीरीज। अब रास्ता एक ही रहे कि मैं एग्जांपल दूं, और ये भी पास पेपर में क्वेश्चन था, यूं सर्किट बना हुआ था, ये ए है और ये बी है। अगर ये सारी रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और R4 और R5 लेबल हो जाएं, अब ए से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं? एक। अब यहां से आप मूव करोगे, सिर्फ बेंड होगा और करंट मूव करता जाएगा। तो जहां पर दो डिफरेंट पोटेंशियल्स के दरमियान करंट का एक ही पाथ हो, वो सर्किट होता है सीरीज। और जहां पर एक से ज्यादा रास्ते हों, तो वो सर्किट क्या होता है आपके पास? पैरेलल। अब यहां पर देखें, ए से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, यहां से ढूंढें। एक ए से बी तक जाने का रास्ता ये है 1, एक ए से बी तक जाने का रास्ता ये है 2, और एक ए से बी तक जाने का रास्ता ये है 3। और क्या कोई भी दो रास्ते आपस में ओवरलैप कर रहे हैं? इन तीन रास्तों में से, तीन पाथ ऑफ करंट में से, क्या कोई भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है? नो। अगर कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा, इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में किस में अटैच है? ये पैरेलल में अटैच है। ये तरीका है सीरीज और पैरेलल को आइडेंटिफाई करने का। तो अगर ये तीनों पैरेलल में है, तो अब आप अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अप्लाई करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। 1/6, 1/6 प्लस 1/6, 3/6, 1/2, तो आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गई? 2 ओम के। और शॉर्टकट से अगर करना चाहें तो ये तीन एक जैसी रेजिस्टेंस है ना, तो R/N वाला शॉर्टकट। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 6, तो 6 डिवाइड बाय 3, अब भी आंसर 2 ओम आएगा। क्लियर है? ये बात समझ आ गई रास्तों वाली? और रास्ते अगर आप बना लेंगे तो सर्किट जितना मर्जी मुश्किल हो, वो सर्किट आसान हो जाता है। पता चल जाता है कौन से दो सीरीज में है, कौन से दो पैरेलल में है। जितना मर्जी बेंड करके सर्किट बनाओ,
आपने बस ये आइडेंटिफाई कर लेना है रास्ता क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। लास्ट क्वेश्चन, बल्कि सेकंड लास्ट, उसके बाद एक क्वेश्चन है इसके बाद। ऊपर मैंने बेंड करके ट्रायंगल की बात तो कर ली, अब मैं सर्कल की बात करूंगा। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आर है, और आपने क्या किया, उसको बेंड किया टू फॉर्म आ सर्कुलर लूप। क्या फाइंड करना आपने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहां पर, अक्रॉस इट्स डायमीटर, या डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स कह सकते हो। क्या आंसर होगा जी, R/4। अब कैसे R/4, बड़ा आसान सा तरीका है कि आपके पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आपके पास थी R, आपने उस वायर को बेंड किया और बेंड करने के बाद आपने एक सर्कुलर लूप बना लिया। अब ये है डायमीटर, ऐसी लाइन जो पास कर रही है सेंटर से और उसके एजेस को कट करेगी। अब मैंने कहा कि इस डायमीटर के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करें। तो असल में हुआ क्या है, हुआ ये है कि आपकी जो वायर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, क्योंकि जब करंट यहाँ फ्लो करेगा तो वो करंट आधा पास करेगा ऊपर, आधा पास करेगा नीचे। करंट वायर अगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई तो अब आधी वायर ऊपर है R/2, आधी वायर नीचे है R/2। इसका मतलब सर्कल में डायमीटर के केस में सिंपल केस होगा कि वायर दो पार्ट्स में डिवाइड होगी और वो दोनों एंड्स आपस में अटैच किसमें होंगे, पैरेलल में। तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो 1/R/2 प्लस 1/R/2, ये आपके पास आएगा 2/R/2, 2 इंटू 2 4, तो 4/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, वो R/4 आ गई। ये इसका आंसर होगा। अब इसका भी शॉर्टकट है, लेकिन इसका शॉर्टकट कई बच्चे गलत कर जाते हैं। अब इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है, वो शॉर्टकट ये है कि अगर हमारे पास एक वायर है, उस वायर की रेजिस्टेंस R, और वही वायर बेंड होकर एक सर्कुलर लूप बन गया, तो इसके डायमीटर के अक्रॉस इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो आप टोटल जो रेजिस्टेंस होगी ना उसको 4 से डिवाइड करोगे, टोटल रेजिस्टेंस को। अब इसमें वो R/2 वाला काम नहीं करना कि अब एक साइड की रेजिस्टेंस लेनी है, नो। इस फार्मूला के अंदर जो R आपके पास होगा वो बेसिकली उस वायर की टोटल रेजिस्टेंस होगी। अगर फर्ज करो इस वायर की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 12 ओम है, तो डायमीटर के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, 12/4 3 ओम। अगर इस वायर की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है, तो डायमीटर के क्रॉस रेजिस्टेंस कितनी होगी, 20/4 5 ओम आएगी। तो कई बच्चे ये करते हैं कि इस वाली आधी रेजिस्टेंस को फार्मूला में पुट कर देते हैं, ये गलती नहीं करनी। इस केस में टोटल वायर की रेजिस्टेंस को पुट करना है और उसको 4 से डिवाइड करना है, तब आपका रिजल्ट सही आएगा। आपकी बुक का क्वेश्चन है, बस डेटा शायद मैं थोड़ा सा चेंज करूं। ये है 12 ओम की 12 वोल्ट की बैटरी, ये अटैच है 3 रेजिस्टेंस के साथ और उनकी वैल्यू हमारे पास है 2 ओम, 6 ओम और 3 ओम। आप इनको नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं। आपने क्या चीज फाइंड करनी है, आपने मुझे यह बताना है कि इस 3 ओहम में से पास होने वाला जो करंट है वो कितना है। यानी अगर आपको एग्जामिनर ये कह दे कि शायद यहां पर एक एम मीटर लगा हुआ है, तो उस एम मीटर की रीडिंग बताएं क्या है। दूसरा आपने मुझे ये बताना है कि इस 2 ओहम जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, या आप ये कह सकते हो कि यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है तो उस वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन क्या है। ये दो चीजें आपने कैलकुलेट करनी है, 3 ओहम के क्रॉस करंट और 2 ओहम के क्रॉस वोल्टेज। चलें अब देखते हैं आप लोगों के आंसर करेक्ट हैं या इनकरेक्ट है। सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, कई दफा तो मेरे को हिंट मिल जाता है
कि हमारा इस वैल्यू से आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर सीरीज भी है, पैरेलल भी है। मैं ये नहीं कह सकता कि 3 ओहम और 6 ओहम के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस 2 ओहम के क्रॉस वोल्टेज 12 वोल्ट है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा। इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको मैं नाम दे देता हूं आर डैश का। तो आर डैश में पहले कैलकुलेट करता हूं और फिर इक्विवेलेंट की तरफ जाऊंगा। 1 ओवर आर डैश इज इक्वल टू 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 3। आप प्रोडक्ट और सम से भी कर सकते हैं। 6 आपके पास आ गया, 1 प्लस 2, 3 बाय 6, 1 ओवर 2। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई 2 ओहम। अब ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई 2 ओहम, ये इन दोनों के इक्विवेलेंट है। ये जो आर डैश है ये इस 2 ओहम के साथ क्या है, सीरीज में। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आएगी वो आएगी 2 ओहम प्लस 2 ओहम, वो आ गई 4 ओहम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद नेक्स्ट चीज ज्यादातर आप फाइंड करते हैं टोटल करंट को। टोटल करंट आएगा टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है 12, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 4, करंट आ गया 3 एम्पेयर। अब आगे काम अब आसान होने लगा। ये 3 एम्पेयर करंट पास हुआ यहां पर, 3 एम्पेयर करंट यहां पास करेगा और 3 एम्पेयर करंट टोटल पास करेगा इन दोनों रेजिस्टेंस में से। हर एक में अलग अलग नहीं करेगा, टोटल 3 एम्पेयर। अब आपको इस रेजिस्टेंस का करंट भी पता चल गया, इसका रेजिस्टेंस भी पता है, आप इसका वोल्टेज बता सकते हो। तो इसका वोल्टेज क्या आएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज के लिए दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो 3 इंटू 2, ये आपके पास आ गया 6 वोल्ट। ये पहला आंसर मिल गया मुझे कि 6 वोल्ट है किसके क्रॉस, 2 ओम के क्रॉस। अब अगला काम कि मुझे करंट चाहिए इस 3 ओम में से। जब मैंने ये पहली चीज फाइंड कर ली तो मुझे दूसरे का हिंट मिल गया, क्या कि टोटल वोल्टेज 12, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। इस 2 ओहम के क्रॉस अगर वोल्टेज 6 वोल्ट है तो ये जो बाकी बचे दो, इनके क्रॉस वोल्टेज कितना है, इनके क्रॉस वोल्टेज भी 6 वोल्ट है। और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो ऊपर भी 6 वोल्ट होगा, नीचे भी 6 वोल्ट होगा। अब आपको इसका वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों पता है, आप इसका करंट फाइंड कर लोगे। करंट होता है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, 6 डिवाइड बाय 3, करंट कितना आ गया 2 एम्पेयर। ये आंसर है। तो जिनके आंसर ये हैं उनको मुबारक, उनका आंसर करेक्ट है। अब मैं अगर कहता कि 6 ओम में फाइंड करो करंट, तो 6 ओम का करंट कितना होगा, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस 6 ओवर 6, करंट ऊपर 1 एम्पेयर, ऊपर 1 एम्पेयर नीचे 2 एम्पेयर, तो दोनों का सम 3 एम्पेयर। सही है आंसर। तो ये मेथड है और ये मेथड वेरी करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको, लेकिन ये जरूर है कि एक चीज से दूसरी चीज का हिंट मिल जाता है। एक चीज फाइंड करोगे दूसरी चीज का हिंट मिल जाएगा। आप इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हर एक का करंट, हर एक का वोल्टेज फाइंड कर सकते हो। और यहां हो गया, आपको तीनों रेजिस्टेंस का वोल्टेज भी पता चल गया, आपको तीनों रेजिस्टेंस का करंट भी पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है, तो उसके लिए भी आप लोगों ने तैयार रहना है। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था एक स्टूडेंट ने, मैं वो आपसे पूछता हूं और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ की बात करेंगे। ये गालिबन एक अभी जो क्वेश्चन था 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, शायद वो भी क्लियर आपको हो जाए कि वैसा अगर क्वेश्चन आए तो क्या होगा। ये एक वायर है, यूनिफॉर्म वायर, जिसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 36 ओम है। ये एक यूनिफॉर्म वायर, और यूनिफॉर्म वायर की रेजिस्टेंस है 36 ओम। इस वायर को किया आपने बेंड, और बेंड करके ये एक सर्कुलर लूप बना लिया। ठीक है, इस सर्कुलर लूप के अंदर ये सेंटर मेरे पास है, और इस सेंटर के साथ दो पॉइंट्स हैं ए और बी, जिनके दरमियान एंगल कितना है 30 डिग्री। आपने बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी कितना है। अब देखें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। अब अगर ये ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करने को कहा गया है, तो इसका मतलब है कि ए और बी के अक्रॉस यहां पर बैटरी अटैच है।
अब यहां पर अगर बैटरी अटैच है तो जब करंट हमारे पास यहां फ्लो करेगा यूं, तो यहां करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। कुछ करंट यहां चला जाएगा आउटर लूप में और कुछ करंट यहां पास करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं ऊपर वाली रेजिस्टेंस को नाम दे देता हूं R1 का, तो ये जो A और B के क्रॉस रेजिस्टेंस है ये R2 है और ये दोनों आपस में क्या है, ये पैरेलल है। पहली बात तो ये समझें कि ये सर्किट है क्या। जैसे उस जगह जो पहला क्वेश्चन था उसमें डायमीटर की मैंने बात की थी, तो डायमीटर में क्या था कि करंट जब यहां से फ्लो हुआ तो करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। सेम यहां पर के करंट जब यहां पास करेगा तो यहां करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो ये क्या है, पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो मुझे R1 और R2 की वैल्यू पता होगी, तो मैं पैरेलल वाले फार्मूला में उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये R1 और R2 फाइंड कैसे होगा। R1 R2 फाइंड होने के लिए आपको हिंट मिल गया कि ये जो एंगल है 30 है। सर्कल का टोटल एंगल होता है 360 और 360 और 30 की अगर मैं डिवीजन देखूं तो 12 डिवीजन है। कितनी डिवीजन है, 12। जैसे आप घड़ी में देखते हो तो घड़ी में आपके पास 12 डिवीजन होती हैं और 12 और 1 के दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री। तो ये एक तरह की घड़ी है और घड़ी में 12 और 1 के दरमियान, या शायद यहां पर 7 और 8 है, उसके दरमियान एंगल कितना है, 30। अगर ये 30 डिग्री है तो सर्कल 12 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 12। तो मींस R2 जो रेजिस्टेंस होगी वो टोटल रेजिस्टेंस का 12th पार्ट होगी। तो टोटल रेजिस्टेंस 36, 36 ओवर 12 कितना आ गया, 3 ओम। फिर बाकी रेजिस्टेंस कितनी रह गई, R1। टोटल में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 36 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 33 ओम आएगी। फर्ज करो ये एंगल 30 ना होता, 90 होता। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ सर्कल, 4 पार्ट्स में। फिर आप R को 4 से डिवाइड करते, 36 ओवर 4 9, फिर R2 9 आती और 36 से 9 सब्ट्रैक्ट करते, R1 की वैल्यू आ जाती। अब आगे काम आसान है। R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 33। R2 की वैल्यू कितनी है, 3। एलसीएम क्या आएगा, 33, 1 प्लस 11, यह आएगा 12 ओवर 33। रेसिप्रोकल ले लें तो 33/12 आपका आंसर है। और ये कितना होता है, 33/12 अप्रोक्सीमेटली 2.7 हो। क्लियर है कि हमेशा ये नहीं सोचना कि सर्कल में डायमीटर वाला क्वेश्चन ही आएगा। अगर डायमीटर के अलावा कोई एंड्स आ जाएं तो फिर भी आप उनको सॉल्व कर सकते हो। आपने ये देखना है कि अब सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और जितने पार्ट्स में डिवाइड होगा आप उसके मुताबिक उन पार्ट्स की रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और होगा वो पैरेलल में, और पैरेलल में आप उसको सॉल्व करके आंसर फाइंड कर लेंगे। अगर मैं एंगल ये 45 दे देता कि अगर ये एंगल 45 है तो फिर सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड होता, अगर ये एंगल 45 होता तो फिर सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड होता, 8 पार्ट्स में। फिर आप 36 को 8 से डिवाइड करते हैं, 36 को 8 से डिवाइड करते 4 ओम आता, और फिर बाकी रेजिस्टेंस कितनी आती, 36 माइनस 4 32 ओम, और फिर 32 और 4 पैरेलल में होते, सॉल्व करते, आपका आंसर फाइंड हो जाता है। पास पेपर में एक क्वेश्चन था एक स्लैब से रिलेटेड, कि लेट्स से हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब है और आपने उस रेक्टेंगुलर स्लैब में फाइंड करनी थी रेजिस्टेंस उसकी थिकनेस के अलोंग। अब ये जो क्वेश्चन रेक्टेंगुलर स्लैब वाला है ये बेसिकली कई तरह से पूछा जा सकता है। इसमें सिर्फ ये ऑप्शन नहीं है कि आपसे सिर्फ और सिर्फ थिकनेस के अलोंग ही रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने को कहा जाएगा। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हमारी बन सकती हैं। इसमें रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए वो ये कह सकता है क्रॉस लेंथ फाइंड करें, अलोंग लेंथ, अलोंग थिकनेस या अलोंग विड्थ। तो इस जगह पर हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमें इसकी डायमेंशंस का पता होना चाहिए। तो मैं खुद से एक डायमेंशंस अज्यूम कर लेता हूं जो एग्जामिनर ऑब्वियसली आपको वैल्यू देगा। इस रेक्टेंगुलर स्लैब की जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास वो लेंथ ए है। दूसरी चीज, इस रेक्टेंगुलर स्लैब की जो विड्थ है उस विड्थ को मैं नाम दे देता हूं बी का। और तीसरी चीज हमारे पास जो है वो इसकी थिकनेस है,
और उस थिकनेस को मैं नाम दे देता हूं कि वो मेरे पास है C। अब क्या चीज हमने कैलकुलेट करनी है? हमने कैलकुलेट करनी है रेजिस्टेंस की वैल्यू, लेकिन रेजिस्टेंस 3 डायमेंशंस के अलोंग हम फाइंड करेंगे। आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है इस रेक्टेंगुलर स्लैब की। पहले केस में आप फाइंड करेंगे कि अगर ये रेक्टेंगुलर स्लैब अलोंग लेंथ किसी जगह पर कनेक्ट हो जाए। दूसरा आप क्या करेंगे, इसी रेक्टेंगुलर स्लैब की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे अगर किसी जगह पर ये अलोंग विड्थ कनेक्ट हो जाए। और थर्ड, आप इसकी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे अगर ये अपनी थिकनेस के अलोंग किसी सर्किट में कनेक्ट हो जाता है। अब इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या है कि ये हमारे पास लेंथ के अलोंग कनेक्ट हो जाए, विड्थ के अलोंग कनेक्ट हो जाए या थिकनेस के अलोंग कनेक्ट हो जाए। डायग्राम से इसको समझते हैं। सबसे पहले लेंथ के अलोंग कनेक्ट होने का मतलब ये होगा कि अगर ये वो रेक्टेंगुलर स्लैब है तो मैं जिस सर्किट में इसको अटैच करूंगा इन दो एंड्स को अटैच करूंगा, मतलब ये मेरे पास अटैच होंगे किसी पोटेंशियल सोर्स के साथ। तो अब ये रेक्टेंगुलर स्लैब अलोंग लेंथ एक सर्किट में अटैच हो गई है। मुझे कैलकुलेट करनी है कि इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो क्या है, रो एल ओवर ए। अब यहां पर जब मैं इस फार्मूला को अप्लाई करूंगा तो मैं लेंथ कौन सी लूंगा? मैं लेंथ वो लूंगा जिस लेंथ के अलोंग करंट मूव कर रहा है। अगर इस लेंथ के अलोंग करंट मूव करेगा इसका मतलब ये होगा कि इस केस में जो लेंथ है वो बेसिकली उस रेक्टेंगुलर स्लैब की लेंथ के इक्वल है, मींस ए के इक्वल है। तो यहां पर आ जाएगा ए। नीचे हमारे पास आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया? जिसके साथ आपका सर्किट अटैच है। ये वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसके साथ आपका सर्किट अटैच होगा। और अगर मैं इस एरिया को कैलकुलेट करूंगा तो कैसे करूंगा? मैं इसकी विड्थ को इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करूंगा तो एरिया मेरे पास किसके इक्वल आएगा? बी सी के। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया रेजिस्टेंस का जब इस रेक्टेंगुलर स्लैब को अलोंग लेंथ कनेक्ट किया। दूसरा केस, अगर इसमें रेक्टेंगुलर स्लैब को अलोंग लेंथ कनेक्ट नहीं करता, मैं इसको कनेक्ट करता हूं अलोंग विड्थ, तो इसका मतलब क्या होगा? अलोंग विड्थ इसको कनेक्ट करने का मतलब ये होगा कि अब जिस सर्किट में मैं अटैच करूंगा वहां मैं कनेक्शन इन दो एंड के साथ अटैच करूंगा और यहां पर मैं उस बैटरी को या उस पोटेंशियल सोर्स को अटैच कर रहा हूं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस रेक्टेंगुलर स्लैब की किस लेंथ के लॉन्ग करंट मूव करेगा तो वो लेंथ ये है। और अब मैं इस लेंथ एल को किससे रिप्लेस करूंगा? अब मैं इस लेंथ एल को इसकी विड्थ से रिप्लेस करूंगा और वो क्या है? बी। अगर ये पूछा जाए कि अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा जिसके साथ कंडक्टर अटैच है, वो ये है। अब मुझे इस सरफेस का एरिया लेना है और ये एरिया किसके इक्वल आएगा? अब ये एरिया इस लेंथ और इस थिकनेस सी के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, मींस एल सी। अब मैं अप्लाई करूं रेजिस्टेंस के फार्मूला को तो ऊपर लेंथ की जगह अब आएगी विड्थ बी और नीचे एरिया की जगह पर क्या आएगा? एरिया की जगह पर आपके पास आ रहा होगा ए सी। ये जो एल है ये बेसिकली ए के इक्वल है। ये इसका रिजल्ट आएगा। तो जो भी वैल्यूज गिवन होंगी उनको सब्स्टिट्यूट करोगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब तीसरा केस क्या है कि अगर इस रेक्टेंगुलर स्लैब को अलोंग थिकनेस अटैच कर दिया जाए तो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? अब अलोंग थिकनेस अटैच करने का मतलब ये होगा कि अब जिस सर्किट में अटैच होगा वो इस दो एंड के साथ अटैच किया जाएगा। तो ये है रेजिस्टेंस अलोंग थिकनेस का मतलब। यानी अब जो करंट मूव करेगा वो अलोंग थिकनेस मूव करेगा। तो अब मैं जो लेंथ लूंगा इस कंडक्टर की, मैं इसकी थिकनेस के इक्वल लूंगा, वो सी आएगी। और जब मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया लूंगा तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया इस सरफेस का होगा और इस सरफेस के क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करने के लिए मुझे लेंथ ऑफ स्लैब को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विड्थ से जो बी के इक्वल है। तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट जब करेंगे तो रो टाइम्स लेंथ, अब लेंथ क्या है? सी। और नीचे एरिया, एरिया किसके इक्वल है? ए बी। तो ये तीन कंडीशंस हैं रेक्टेंगुलर स्लैब को किसी भी सर्किट में अटैच करने की। या उसको अलोंग लेंथ कनेक्ट किया जाएगा या अलोंग विड्थ कनेक्ट किया जाएगा या अलोंग थिकनेस कनेक्ट किया जाएगा। तो तीनों से आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट्स आएंगे वो एक जैसे नहीं आएंगे। क्लियर है ये पॉइंट कि किस तरह से हम रेक्टेंगुलर स्लैब में अलोंग लेंथ, अलोंग विड्थ और अलोंग थिकनेस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं।
तो अगर आप पास पेपर के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको वो क्वेश्चन पढ़कर इजीली समझ आ जाएगा कि एग्जामिनर क्या चीज पूछ रहा है और किस डायमेंशन के अलोंग हमने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है।